प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज आप लोगों के समक्ष इस सत्र का अंतिम वीडियो देने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पर आप लोगों को हम पूरा वीडियो दिखाएंगे और पूरे ऑल ओवर किताब का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रयास करेंगे आप तक पहुँचे। आज शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे सवाल आ जाते हैं, दिया हुआ है कि 31/2 की पावर 2 और 5 की पावर 3 बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो भैया यहाँ पर देखते हैं कि ये दिया हुआ है आपका 31/2 की पावर 2 और गुणे 5 की पावर 3। तो आप जानते हो एक फार्मूला होता है 2 की पावर n और 5 की पावर m। अगर इस रूप में हमारा कोई भी सवाल दिया हुआ है तो ये शांत दशमलव में होता है। अब हम इसे शांत दशमलव में व्यक्त करने के लिए करते ये हैं कि हमें यहाँ पर इनके अंश माप जो है बराबर करने होते हैं। तो 2 की पावर 2 है, लेकिन यहाँ पर 5 की पावर 3 है, तो हम इसको अगर 2 से गुणा कर देते हैं अंश और हर में, तो यहाँ पर बन जाता है 31 × 2 और यहाँ पर बनेगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। तो 31 दूना हो जाता है 62। और इनको जब दोनों ये स्तंभ जो हैं जिनके घातांक समान हो जाते हैं तो हम इनकी गुणा कर देते हैं। तो 5 दूनी 10 हो जाता है और इसकी घात हो गई 3। अब यहाँ पर बनता है ये 1 2 3, घात 3 होगा, तो हम ये 3 जीरो काट देते हैं और यहाँ 1 2 3 दर्जे के बाद यहाँ दशमलव लगा देते हैं। तो इसका दशमलव जो प्रसार होगा वो बनेगा 0.062। अगला सवाल जो दे रहे हैं देखिएगा, कहता है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल का मतलब हो गया धारा के विपरीत, वो जो है 2 घंटे में केवल 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो कहता है ऋतु की स्थिर जल में चाल बताओ और धारा की चाल बताओ। तो आप लोगों को एज ए एग्जाम्पल समझा दें कि जब कभी आप लोग बहाव की स्थिति में नदी में नहर में तैरते हैं तो जिधर को धारा का बहाव होता है उधर जब तैरते हैं तो आपकी चाल जो है वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो जाती है, और जब उसके उल्टा तैरते हैं तो आप ताकत ज़्यादा लगाते हैं लेकिन आपकी चाल जो है वो कम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी स्पीड में धारा बह रही है उतनी स्पीड आपकी चाल को वो कम करेगी। तो धारा के अनुकूल जब हम चाल निकालेंगे तो धारा अपनी चाल आपकी चाल में जोड़ करके आपकी चाल को बढ़ा देती है, और जब उसके उल्टा चलेंगे तो अपनी चाल को वो कम कर देती है, घटा देती है। तो यहाँ लिखेंगे हम माना ऋतु की शांत जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर कह रहा है अनुकूल, तो यहाँ लिखेंगे हम धारा के अनुकूल जब हम चाल निकालेंगे तो दोनों की चाल को हम जोड़ देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर लिखेंगे हम धारा के प्रतिकूल जब हम चाल निकालेंगे तो हम दोनों की चाल को घटा देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा। अब तुम्हें पता है इसमें एक सूत्र पड़ेगा जो समय होता है, तो समय का सूत्र होता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल।
इसी सूत्र से हम सवाल को हल करेंगे। सवाल ये कह रहा था कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है, तो धारा के अनुकूल जो उसकी दूरी हुई है, धारा के अनुकूल लगा समय निकाल देते हैं। धारा के अनुकूल समय आया है, तो उसको हम समय आया है 2 घंटे, और वो तैरती है 20 किलोमीटर, और चाल उसकी हो जाती है x प्लस वाई। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछी गुणा करने पर यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस वाई इंटू 20, और 2 एक 2 काट दो, 2 दहम 20 काट दीजिए, तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर आ जाता है आपका 10। ये एक समीकरण तैयार होता है। अब इसको आप लोग उतारिए, फिर हम इसको मिटा के आगे बताते हैं। अब आगे चलते हैं। धारा के प्रतिकूल समय, तो समय कह रहा है 2 घंटे में केवल 4 किलोमीटर जाती है, तो समय की जगह पर हम लिखेंगे 2 घंटे, और जाती है 4 किलोमीटर दूरी हो गई, और चाल हो गई x माइनस वाई। अब ये इसकी भी हम तिरछी गुणा कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 4, तो 2 एक 2 काट दीजिए, 2 दूनी 4 काट दीजिए, तो x माइनस वाई बराबर आ गया 2। ये आपका दूसरा समीकरण बनता है। पहला समीकरण जो तुमने बनाया था अभी तो वो आया था x प्लस वाई बराबर 10, और दूसरा समीकरण जो तुम्हारा आया है x माइनस वाई बराबर 2। ये पहला और ये दूसरा। देखिए दोनों साइन बराबर जा रहे हैं, x भी बराबर है हमारा, y भी बराबर है, लेकिन y के साइन जो हैं, जो चिन्ह हैं, वो विपरीत हैं। इसलिए इसको हम क्या करेंगे, जोड़ने पर काट देते हैं। कैसे काटेंगे, जोड़ने पर। पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को जब हम जोड़ेंगे तो x जोड़ करके 2x हो जाएगा, और ये विपरीत चिन्ह है तो ये कट जाएगा, कुछ नहीं बचता है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 12। फिर x बराबर 12/2, 2 1 2, 2 6 12, तो यहाँ पर आया 6। अब देखो x बराबर 6 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 तुम्हारा था x प्लस वाई बराबर 10, तो x की वैल्यू आई है तुम्हारी 6 प्लस वाई बराबर 10। इसका हम पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करने पर यहाँ आ गया y बराबर 10 माइनस 6, तो घटाएंगे बचेगा 4। तो यहाँ पर हो गया आपका जो ऋतु की चाल आई है, ऋतु की चाल वो आई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो धारा की चाल आई है, धारा की चाल आई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से ये सवाल आपका हल होता है। काफ़ी छोटे छोटे वीडियो पीछे जो हमने दिए हैं, उनमें बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटे छोटे सवालों को हमने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। उन्हीं में से एक सवाल ये दिया हुआ है। ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आ जाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। कहता है इसको हल करो। ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण में बाहरी पदों की गुणा करते हैं, 2 3 6 हो जाता है, और 6 के ऐसे टुकड़े कर दीजिएगा कि भैया 5 आ जाए, अर्थात बीच का पद आ जाए। तो तुमको मालूम है 3 × 2 बराबर 6 होता है, और 3 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या मिल गया, 2x² 3 + 5 × x + 3 बराबर 0। अब ब्रैकेट तोड़ने से पहले हम x से इनके अंदर गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3x हो गया, और ये प्लस का यहाँ पर 3 और 2 करिए, 5 नहीं बेटा 2, 3 2 2 3 6 भी होता है, 3 दूनी 6 भी होता है। तो यहाँ पर 2x हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा बराबर 0। अब 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 5x होता है। अब ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदलता है, हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा,
प्लस का 3 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो हमारे 4 पद बनते हैं, दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें केवल x मिला, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3, और इसमें माइनस का 1 मिल रहा है, जब कुछ नहीं मिलता तो 1 मिलता है, तो यहाँ भी बना 2x प्लस माइनस माइनस का 3 बराबर 0। तो x माइनस 1 और इधर 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पर x माइनस 1 बराबर 0 हुआ, तो x की जब वैल्यू निकालेंगे तो 1 आएगा, और फिर 2x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ पर देखिएगा इधर दिखा देते हैं 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2, तो जो x के गुणांक आए वो आया 1 और 3/2। इस प्रकार से हमारा सवाल हल हो जाता है। अब जो सवाल आप लोगों के समझ आया है भैया, ये दिया हुआ है कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हों, तो कहता है अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा के मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमारा जो समीकरण दिया हुआ है वो है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। सबसे पहली बात तो ये है, हम इसमें जो है मूलों का योगफल निकाल लेते हैं। तो तुम्हें पता है मूलों का योगफल होता है -b/a, हम समझा चुके हैं पहले। तो यहाँ पर आया आपका माइनस का 3 और बटे 2, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और फिर निकालेंगे हम मूलों का गुणनफल। इसका सूत्र होता है c/a, तो c इसमें है 5 और a है तुम्हारा 2, ये हो गया। अब हमारा जो दर्जा दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, तो इसमें हम यह कॉमन ले लेते हैं, बराबर करेंगे तो देखो अल्फा बीटा कॉमन आ गया है, और बचा क्या है आपका अल्फा बच गया और फिर प्लस का बीटा बच गया। तो तुम जानते हो कि यहाँ पर कह रहा है अल्फा और बीटा समीकरण के मूल हैं, तो यहाँ पर मूलों का जो योगफल आया है, तो यहाँ पर हम दिखा दें आपको अल्फा प्लस बीटा ही आया है, और जो गुणनफल होता है ये होता है अल्फा बीटा। तो जहाँ पर अल्फा बीटा है वहाँ हम लिख देते हैं 5/2, और अल्फा प्लस बीटा की जगह पर लिखेंगे हम 3/2। अब इनकी हम आराम से गुणा कर देते हैं भैया, तो 5/2 इंटू 3/2, तो 5 15/2 दूनी 4, ये आपका उत्तर आ जाता है। अब जो सवाल आपके समझ है इसमें दिया हुआ है कि समीकरण x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करो। तो भैया स्वाभाविक है, पहले हमको मूल ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद में मूलों का व्युत्क्रम ज्ञात करना पड़ेगा। एक दूसरा तरीका भी है, अगर हम इसमें मूलों का योगफल पहले ही मान लेते हैं, माना मूल जो है वो अल्फा और बीटा है, अल्फा बीटा है, तो अब हम निकालते हैं मूलों का योग, वही -b/a, तो -b माइनस का -7/a का मतलब 1, तो यहाँ पर आया 7, और फिर लिखेंगे हम मूलों का गुणनफल, तो c/a हो जाएगा, तो c में आया आपका 12/1 अर्थात 12। अब मूलों का व्युत्क्रम, मूलों के व्युत्क्रमों का योग, तो पहला मूल था तुम्हारा अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका 1/अल्फा, और बीटा तो 1/बीटा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इनका अल्फा बीटा एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा आपका बीटा प्लस अल्फा, और चाहे उसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि साइन बराबर है तो चाहे जिधर लिख दो। अब अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल, अर्थात यहाँ पर जब मूल हमने माने थे तो ये इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा आ गया, तो मूलों का योगफल आया 7, और फिर अल्फा बीटा, ये जो मूलों का गुणनफल था ये आया 12, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12, तो इसका आंसर सीधे 7/12 आ जाएगा। मूलों का के व्युत्क्रमों का योगफल जो आएगा वो 7/12 होगा।
आगे प्रश्नों की श्रृंखला में अगला जो सवाल आप लोगों के समझ आया है वो दिया हुआ है कि बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो भैया सवाल में तुम्हारे जो बिंदु दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 3 और 4, लेकिन मूल बिंदु है नहीं। तो मूल बिंदु जब नहीं होते हैं तो मूल बिंदु का मतलब जानते हो, मूल बिंदु होता है 0, 0। ठीक है, तो मूल बिंदु से जब दूरी निकालेंगे 0, 0 की, तो अब यहाँ पर देखो ये x1 है, x2 है, y1 है, y2 है। समझने के लिए लिख सकते हो x1 3, x2 0, और फिर इधर करिए y1 4 और y2 0। अब यहाँ लिखेंगे हम d बराबर, या लिखते हैं दूरी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये भैया सूत्र है डिस्टेंस का निकालने का। तो यहाँ पर हम फिर से डालेंगे x2 दिया है तुम्हारा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 दिया है 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ माइनस का 3 हो गया और यहाँ पर माइनस का 4 हो गया। तो अब हम जब इसको हल करेंगे तो अंडर रूट में 3 की गुणा 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और 4 चक्कू 16 हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम इनको जोड़ेंगे तो 16 9 होता है 25, और 25 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो आ जाता है 5 यूनिट आएगा, अर्थात इकाई लिख देंगे 5 इकाई। ये जो है तुम्हारा जो बिंदु दिया था 3, 4 की मूल बिंदु से जो दूरी आई वो 5 इकाई आ जाती है। अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा। कहता है बिंदु -3, 4 की x अक्ष से दूरी ज्ञात करो। तो यहाँ पर समझने के लिए ये समझ लीजिएगा कि ये जो x का बिंदु है तुम्हारा वो -3 है और जो y का बिंदु है वो 4 है, अर्थात इन दोनों का जो साइन बन रहा है वो माइनस प्लस बन रहा है, और माइनस प्लस हमारा द्वितीय चतुर्थांश में होता है। तो इसको यहाँ पर समझिएगा, इस प्रकार से हम समझाएंगे आपको। ये है x अक्ष और ये है y अक्ष और ये है मूल बिंदु होता है, इसको x कर देते हैं, इसको y कर देते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो माइनस प्लस ये होता है, तो x अक्ष पे आया है 3 बिंदु पर, यहाँ पर लिखिए -1 -2 -3, और यहाँ पर आता है आपका 1 2 3 और 4। तो इस प्रकार से ये बिंदु बन के तैयार होता है। ये यहाँ पर तुम्हारे बिंदु बन रहे हैं -3 और 4। तो यहाँ पर देखिए x अक्ष से ये जो दूरी आई है ये कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है भैया, 4 पर है। समझ में आ गया? तो इसलिए इसका जो उत्तर आएगा कि बिंदु -3, 4 की x अक्ष से दूरी ज्ञात करो। तो इन्हीं से हम निकाल लेते हैं, इसकी केवल 4 इकाई आएगा। यही हो जाएगा x अक्ष से दूरी। त्रिकोणमिति के काफ़ी सवाल आप लोगों को हम पीछे वीडियो में समझा चुके हैं, चाहो तो हमारे लिंक पर जा कर के देख सकते हो। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कहता है कि सेक 4 थीटा बराबर दिया हुआ है आपका कॉसेक थीटा -20 अंश। तो कहता है थीटा का मान ज्ञात करो भैया, लेकिन जहाँ पर 4 थीटा जो है वो एक न्यून कोण है। तो तुम जानते हो कि सेक की जगह पर हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 -4 थीटा बराबर, इधर भी आ जाएगा कॉसेक थीटा -20 अंश। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है
पहले बता चुके हैं, काफ़ी सवाल बताए हैं कि सेक थीटा बराबर होता है 90 माइनस सेक थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा की। ये इस प्रकार से ये सेक थीटा की जगह पर हम 90 माइनस थीटा डाल सकते हैं कॉसेक मिला करके। अब देखो ये कॉसेक को हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 90 माइनस 4 थीटा बराबर थीटा माइनस 20। इनको पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 4 थीटा और माइनस का थीटा बराबर माइनस 20 और माइनस 90, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 110 अंश। अब ये 4 और 1 माइनस का 5 थीटा बराबर माइनस का 110 अंश। माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो थीटा बराबर 110/5, तो 5 दूनी 10 बचा 1, फिर 5 दूनी 10, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 22 अंश आएगी। इस प्रकार से सवाल सिद्ध हो जाता है। आगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग लेकर के आज चल रहे हैं। दिया हुआ है 6 मीटर खंभे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर लंबी है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक खंभा है भैया, इसकी लंबाई जो है वो 6 मीटर है। खंभे की ऊंचाई जो है वो 6 मीटर है और इसकी जो छाया है वो दी हुई है 2√3 मीटर, ये वाली। तो कहता है ये जो सूर्य का कोण बन रहा है ये कितने अंश का होगा, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये थीटा अंश है। यहाँ पर डालेंगे ए और ये बी और ये सी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हम यहाँ लिखेंगे माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटांश। यहाँ पर ये देखना है आपको कि लंबाई दी है, आधार दिया है, तो लंब बटे आधार जो होता है वो मान होता है tan का। तो यहाँ लिखेंगे हम, इसलिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, अर्थात लंब तुम्हारा है AB और आधार है तुम्हारा BC। तो यहाँ फिर लिखते हैं हम tan थीटा बराबर 6/2√3, 2 3 6 बराबर 3/√3। अब इसका परिमेयकरण करेंगे, √3 से गुणा कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आ जाता है आपका 3 गुणे √3/3। 3 3 9 का 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब यहाँ पर आता है आपका केवल √3। अब यहाँ आया जो वो आया है आपका tan थीटा बराबर √3। तो यहाँ पर तुम जानते हो कि tan √3 मान जो होता है वो 60 अंश का होता है, तो इसलिए हमारा जो थीटा आएगा वो 60 अंश आएगा। यही हमारा कोण बन जाता है। अगला जो सवाल दिया है आप लोगों के समझ आया है, तो ये कह रहा है कि यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 200 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो यहाँ पर भैया ये देखिएगा कि ये आपकी एक मीनार है और ये इसका पाद बिंदु है, इससे ये 200 मीटर की दूरी पर जा रहा है। ये जो दूरी दी है ये 200 मीटर की दूरी है। यहाँ से जब मीनार के शिखर को देखा गया तो ये कोण जो है वो 30 अंश का दे रहा है। तो यहाँ पर डालेंगे हम A, B और C। तो कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, तो हम भैया ऊंचाई को मान लेते हैं ये हमारी h मीटर है। कितनी है? h मीटर। तो यहाँ लिखेंगे हम माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि लंब बटे आधार, आधार दिया है और लंब पूछ रहा है, तो इसका भी मान होता है tan। तो tan ही हम डालेंगे, tan 30 अंश का मान डाल देते हैं। लंब है तुम्हारा h और आधार है तुम्हारा 200, तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3
और बराबर h बटे 200 हो जाएगा। तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा √3h और 200 को 1 से गुणा तो 200 ही आएगा, इसलिए h बराबर आएगा आपका 200 बटे √3। इसका हम परिमेयीकरण करेंगे, √3 से गुणा तो यहाँ आ जाएगा आपका 200 √3 बटे 3 मीटर। ये आपका जो मीनार आई है, मीनार की ऊंचाई पता चल जाती है। अगला सवाल दिया हुआ है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई उसके परछाई के बराबर है। सवाल को दूसरी तरह से मोड़कर भी दे सकते हैं कि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई उसके ऊंचाई के बराबर है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कहता सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। तो भैया ये हो गया आपका खंभा और ये हो गई इसकी परछाई। ये कह रहा है कि अगर ये h है तो हमारी ये भी h है, दोनों बराबर हैं, A B C। यहाँ पर कह रहा है कि AB जो है वो बराबर है BC के। तो कहता है ये सूर्य का उन्नयन कोण जो है वो कितने अंश का होगा, याद करना है। तो इसमें भी वही tan डालना है, लंब बटे आधार। तो यहाँ लिख दीजिएगा tan थीटा बराबर AB बटे BC। यहाँ फिर लिखिए tan थीटा बराबर AB का h कर दो और BC का भी h कर दो, तो h को दिया काट, उत्तर आया A। तो आप लोग जानते हैं कि tan थीटा 1 आया है, तो थीटा का मान tan 45 अंश का मान जो होता है वो 1 होता है, इसलिए थीटा का मान जो होगा वो 1 होगा, अर्थात सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश आएगा। कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न आज फिर आप लोगों के समक्ष है, दिया हुआ है। आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 अंश का कोण बनाता है। एक पेड़ था, आंधी आई और ऊपर कहीं से टूट करके जमीन को छूने लगा और 45 अंश का कोण बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 6 मीटर की दूरी पर जमीन पर मिलता है तो कहता है वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। तो मान लेते हैं भैया ये हमारा वृक्ष है और ये वृक्ष कहीं से यहाँ से टूट गया और टूट करके ये ऐसे ज़मीन पर छू लेता है और ये जड़ से 6 मीटर की दूरी पर मिलता है। ये वाली दूरी जो है वो 6 मीटर की है। अब हम इसको ये बनाते हैं, तो कहता है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। ध्यान देने वाली बात ये है कि जब टूट करके ज़मीन पर आता है तो यहाँ पर कोण बना रहा है ये 45 अंश का। तो हम अगर यहाँ मान लेते हैं कि हमारा ये पूरा पेड़ जो था वो h ऊंचाई का था और फिर मान लेते हैं कि वो x ऊंचाई से टूटा, तो हमारा जो टूट कर इधर आया वो h माइनस x दूरी हो जाएगी। अब हम इस सवाल को आराम से यहाँ मान भी डाल दीजिएगा, A B C और यहाँ भी A करेंगे क्योंकि ये A यहाँ आया है। माना वृक्ष की कुल ऊंचाई जो है वो है भैया h मीटर और वृक्ष जो है x ऊंचाई से टूटा है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम इसमें मान डाल देते हैं tan का, क्योंकि लंब बटे आधार पहले ये ऊंचाई निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम tan 45 अंश, tan 45 अंश। यहाँ डालेंगे x बटे 6। tan 45 का मान होता है 1 बराबर x बटे 6। तो तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 6 मीटर, अर्थात ये 6 मीटर की ऊंचाई से भैया टूटा है। और अब हम डालेंगे मान लंब बटे कर्ण अर्थात sin 45 अंश का मान, या आधार बटे कर्ण डाल दीजिएगा तो cos 45 का मान। तो चलो cos 45 डाल देते हैं। cos 45 अंश का मान जब डालेंगे तो sin cos का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, अर्थात 6 बटे
कण का मान आया है तुम्हारा h माइनस एक्स। और cos 45 का जो मान आता है, cos 45 का मान जब हम डालेंगे तो आ जाएगा भैया 1/√2। तो यहीं पे कर देते हैं बराबर 1/√2 और फिर यहाँ लिखेंगे 6/h माइनस एक्स। थोड़ा सा इसको हम मिटाएंगे भैया, देखिएगा। अब इसकी तिरछे गुणा करेंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा h माइनस एक्स बराबर 6√2। अब अभी तुमने हल किया था कि जो x की वैल्यू आई थी वो 6 आई थी, तो यहाँ लिख देंगे h माइनस 6 बराबर 6√2। ये x की वैल्यू x के स्थान पर रखी गई है। पक्षांतर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6√2 प्लस 6। अब इसमें से अगर हम 6 को कॉमन ले लेते हैं तो √2 प्लस 1 आएगा। तो h जो माने थे तुम, वो माना था, क्या माना था भैया? वृक्ष की ऊंचाई। तो इसलिए यहाँ पर वृक्ष की जो ऊंचाई आएगी वो आ जाएगी 6। इसको √2 प्लस 1 लिखो, चाहे 1 प्लस √2 लिखो, एक ही बात है, मीटर। ये उत्तर आया।